सुप्रीम कोर्ट जाना सोल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं। जो अगर सैकड़ों जगह बुलडोजर चले, अगर वहां अपनी तंजीमों को उनकी हिफाजत के लिए खड़े करें, हर जगह केस डालना पड़ेगा ना। केस डाल के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चू करने की तो हिम्मत और औकात होती नहीं है किसी की। अगर वो औकात और हिम्मत हमारे कायदीन में नहीं है तो ये सब ड्रामा ढकोसला करने से तो कोई मदद मिलने वाली नहीं है। सीधे सीधे अफसरों का नाम लेके कि इस कांग्रेस को जितने हमने लाठी गोली, हमारी ख्वातीन ने लाठियां, गालियां, जूते, चप्पल खाकर, पिटाई खा के जाके जिस कांग्रेस को, जिस इंडिया गठबंधन को जिताया है, वो हमारे साथ ये कर रही है। तंजीमों को नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या चीज कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन इस देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा इतनी लड़ाई चल रही है कि मैं अपना फोन नंबर नहीं दूंगा, अपना जो फोन की डिटेल्स है वो नहीं दूंगा। ये इतनी बड़ी लड़ाई पूरी दुनिया में चल रही है और इन्होंने ये काम करा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता था जिससे जो आरएसएस और बीजेपी का एक दूसरा मकसद हल होता है और हमारे लोगों को एक आसान रास्ता देके ये बता दिया जाता है कि अब तुम सो जाओ, तुमने 5 करोड़ ये कर दिए, अब तुम जाके सो जाओ। मॉब लिंचिंग रोज हो रही है, कोई जीरो जर्रा बराबर फायदा हुआ मॉब लिंचिंग में उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का? नहीं, मुझे नहीं लगता। इससे कोई भी उम्मीद लोगों को जगानी चाहिए, नहीं तो बड़ा धोखा खाएंगे। और आपने ये 17 दिन की जो बात कही, ये ऑर्डर 17 दिन के लिए हुआ है, तो ये 17 दिन के लिए भी ऑर्डर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई को रोकने में सक्षम होगा जी। क्योंकि इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है, मैंने अभी ऑर्डर नहीं देखा है, मैं सिर्फ न्यूज़ की जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि अगर पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण है तो उसमें ये 17 दिन तक भी कोई कार्रवाई बुलडोज़र की जा सकती है। ये ऑर्डर है। हाँ, तो अगर ये ऑर्डर है तो इसमें कोई राहत मिलने की मुझे ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, उसके अगले दिन ही सूरत, गुजरात में बुलडोज़र चले थे, उसके बाद यूपी में भी 1-2 जगह बुलडोज़र चले हैं जी। और असम की तो बात करना ही बेकार है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और अब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लोग ये आपराधिक कार्य को करते हैं बुलडोज़र चलाने के, कानून की प्रक्रिया माने बगैर, फॉलो किए बगैर अगर बुलडोज़र चलाया जाता है तो वो प्योरली, खालिस तौर पे एक अपराध है। जो इस अपराध को करते हैं तो वो उसका जस्टिफिकेशन हर बार यही देते हैं कि हमने ये बुलडोज़र चलाया क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण था। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, किसी से पूछेंगे तो यही डायरेक्ट सवाल का यही जवाब देंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाया कि वो अतिक्रमण था। तो आप बताइए, ये 17 दिन तक क्या यही बुलडोज़र रोकने के लिए ऑर्डर काफ़ी है या नहीं है? तो इसीलिए हमें ठंडे दिमाग से हर चीज़ को देखना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन जब मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सीधे जाना मतलब अपना नुकसान करना होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद मना करती है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मत आया करो। अब सॉल्यूशन देखिए जब ही निकलेगा जब सही दवाई खाई जाएगी। दवाई गलत खाएंगे तो सही सॉल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। ये सॉल्यूशन तो है ही नहीं जो किया जा रहा है। इसके अलावा क्या सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है, उस पर सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाना सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन है, जैसा मैंने बताया, ये अपराध है, आपराधिक। अब आप ये भी हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? और ये भी हिम्मत ना करने की जो कार्रवाई है वो भी हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने ही लोगों के दिल में बुज़दिली डाली है, क्योंकि वो नेता हमारे लोगों के साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। अपना नाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान काम है ये। लेकिन हर एक उस मजलूम के लिए इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं हमारी, जो अगर सैकड़ों जगह बुलडोज़र चलें, अगर वहाँ अपनी तंजीमों को उनकी हिफाजत के लिए खड़े करें, हर जगह केस डालना पड़ेगा ना। केस डाल के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चू करने की तो हिम्मत और औकात होती नहीं है किसी की। अगर वो औकात और हिम्मत हमारे कायदीन में नहीं है तो ये सब ड्रामा ढकोसला करने से तो कोई मदद मिलने वाली नहीं है। सीधे सीधे अफसरों का नाम लेके, जो व्यक्ति बुलडोज़र के स्टीयरिंग पे बैठा है उससे लेके, और जो व्यक्ति डायरेक्ट से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मुख्यमंत्री तक की बात बता रहा हूँ मैं, किसी भी प्रदेश का हो, उसके खिलाफ जब तक आप कानूनी प्रक्रिया को आरंभ भी नहीं करने की ताकत रखते, ये तंजीमें करें ना, अपराध है ना, ये तंजीमें ही कराएं एफआईआर कि एक अपराध हुआ है, करें ना, हिम्मत करें ना। आज तक इन्होंने किस केस में, एक केस बता दें मुझे जिसमें किसी पुलिस के अधिकारी के खिलाफ, किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की हो। ये ज़रूर है कि अगर किसी को झूठा फंसा दिया गया है, जाएंगे करोड़ों रुपए दुनिया से इकट्ठे करेंगे
और उसमें वकील करेंगे, और वो वकील क्या करते हैं उसकी भी एक लंबी कहानी है। लेकिन बुनियादी इसका सोल्यूशन जो आप लोगों को बाइज्जत बरी कराया अभी एक संस्था ने सर, बाइज्जत बरी हुए हैं दिल्ली में, बाइज्जत हुए हैं जी, मतलब सबूतों के अभाव में बरी तो बाइज्जत होता है। ये जो बहकाते हैं लोगों को, आंखों में घुस के झूठ बोलते हैं इतने बड़े बड़े अपने आप के स्टेचर बना के, ये है। तो इसका अब मैं तो क्योंकि एक ट्रेंड वकील हूँ, तो आपने तो एक बड़ी फटकार की बात कर ली, लेकिन समझने की कोशिश आपसे कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये एक जुमला क्यों नजर आ रहा है, अच्छा, कि आसमान नहीं फट जाएगा अगर 15-17 दिन तक तुम रुक जाओगे, यानी कि उसके बाद करते रहना जो करना है। क्या इसको इस नज़र से नहीं देखा जा सकता? मैं बुनियादी तौर पे आपको ला रहा हूँ, बात सही है। ये सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह, जो जजेस हैं वो बोलते हैं वो सही है। सुप्रीम कोर्ट जगह नहीं है जाने की है। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिविजुअल केस में न्याय दिलाने के लिए बना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिविजुअल आदमी को ख्याति ज़रूर दिला सकता है, एक जो इशू है उसको क्रश ज़रूर कर सकता है, ख़त्म कर सकता है परमानेंटली, क्योंकि सबसे ऊपर कोर्ट है, नीचे की कोर्ट्स भी फिर उसके दबाव में आ जाएंगे। ये काम सुप्रीम कोर्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल केस में फ़ायदा लेना है, राहत लेनी है, तो ट्रायल कोर्ट से ऊपर तक जाना पड़ेगा। मेहनत का काम है ना संविधान का। गुंडे मवालियों का काम होता है पिस्तौल लेके घर लूट लेना। जो हमारे संवैधानिक कार्य है वो है संविधान के रास्ते से धीरे धीरे चल के उन गुंडे मवालियों को पकड़ के जेल में भिजवाना, और जो सामान लूटा था वो रिकवर करा के आपको दिलवाना। ये थोड़ा टाइम लगता है, इसमें पब्लिसिटी कम होती है और मेहनत ज़्यादा होती है। ये काम जिन्हें करना है वही इस काम को करें। दूसरे लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ गद्दारी हो रही है। और ये मुझे बार बार ये बातें इसलिए बोलनी पड़ रही हैं कि ये रोजमर्रा के साथ के हिसाब से हमारे साथ हो रहा है। QR कोड, एक QR कोड का एग्जांपल और दे दूं मैं, आप QR कोड से क्या हो जाएगा? 5 करोड़ पिटीशन पहुंची है सर, भले JPC में वो मामला खत्म हो गया। और JPC की क्या हैसियत है? JPC की बात मानने के लिए सरकार बाध्य है क्या? लेकिन सर एकता तो देखिए, 5 करोड़ मुसलमानों ने यूनाइट हो गए, कहीं तो एक हुआ। अब मैं एक ट्रेंड वकील हूँ, अब मैं एक दूसरी बात बोलता हूँ आपसे कि 5 करोड़ मुसलमानों के फ़ोन नंबर्स कहाँ पहुँच गए? अब दिल्ली दंगों में हमने देखा है कि एक एक आदमी का फ़ोन पकड़ के कितनी रिश्वतें दिल्ली पुलिस के लोगों ने लिए हैं और कितने लोगों को झूठा फंसाया है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक ग्रुप के मेंबर थे। यहाँ इतने सारे करोड़ों लोगों के फ़ोन जो है सरकारी अधिकारियों को दे दिए, और हमने दर्जनों केस ऐसे दिखे हैं कि किसी का फ़ोन नंबर भी झूठा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी लेके उसको झूठा फंसा देते हैं। अब इतने सारे लोगों के QR कोड समेत फ़ोन नंबर्स कहाँ पहुँच गए? QR कोड के माध्यम से। सॉरी, ये काम ये इन तंजीमों को नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन इस देश में और दुनिया में सबसे ज़्यादा इतनी लड़ाई चल रही है कि मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, अपना जो फ़ोन की डिटेल्स हैं वो नहीं दूंगा। ये इतनी बड़ी लड़ाई पूरी दुनिया में चल रही है और इन्होंने ये काम करा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता था जिससे जो RSS और BJP का एक दूसरा मकसद हल होता है, और हमारे लोगों को एक आसान रास्ता देके ये बता दिया जाता है कि अब तुम सो जाओ, तुमने 5 करोड़ ये कर दिए, अब तुम जाके सो जाओ। एजिटेशन जो हम लोग कह रहे हैं ना, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारी कार्रवाई इसलिए हुई है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो ट्रिपल तलाक के टाइम महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से करोड़ों हैंड रिटन सिग्नेचर, और वो कम खतरनाक काम था, मेहनत ज़्यादा थी उसमें, करा के दिए थे। क्या हुआ ट्रिपल तलाक में, मुझे आप बता दो। कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ वाहवाही जरूर लूट ली कुछ लोगों ने और लोगों को एक्सपोज और कर दिया, करोड़ों लोगों को। तो ये जो सिंबॉलिक काम हो रहा है ना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान देगा। तो सर लगाए उम्मीद के सारे तो दुनिया कायम है, लेकिन जज साहब खुद ही बोल रहे हैं 15-17 दिनों में पहाड़ टूट जाएगा, क्या आसमान गिर जाएगा? 15-17 दिन बाद कर लेना। गाइडलाइन बनाने की भी बात की है। गाइडलाइन, अपराध करने की गाइडलाइन बनेगी ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? अभी ये खालिस अपराध है, इसमें जेल जाने की कार्रवाई है सीधी। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हट के भी हम कुछ और गाइडलाइंस बना देते हैं, तो इसका मतलब जो अभी अपराध है उसको करने के कुछ गाइडलाइंस बन जाएंगे, अपराध करने के गाइडलाइंस बन जाएंगे। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का बहाना लेके अपराध करने के लिए भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसको कम किया जाएगा ना, उसकी जो ताकत है अभी कानून की उसको कम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काम करना थोड़ा मुश्किल है और उसी काम से राहत मिलनी है। ये तो दुनिया में दिखाने के लिए हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, 2000 मेरे ख्याल से 15 या 16 में मॉब लिंचिंग के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है? बिल्कुल है ना।
मजबूत गाइडलाइंस हैं, है ना? तो अब मॉब लिंचिंग तो बंद हो गई मेरे ख्याल से, नहीं हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइंस हैं। लेकिन उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में इंस्टेंट कार्रवाई के लिए तो अपील की जा सकती है। मैं फिर वही, अभी मॉब लिंचिंग रोज हो रही है, कोई जीरो जर्रा बराबर फायदा हुआ मॉब लिंचिंग में उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का? इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं? मैं तो अपने, जो मेरे अलावा कोई वकील इतना भी नहीं बोलेगा, मैं ये पर्सनल रिस्क लेके ये सारी बातें बोलता हूँ। मॉब लिंचिंग की गाइडलाइंस पढ़ा के दिखाई जाए उन्हें, और ये बोला जाए कि मॉब लिंचिंग तो एकदम बंद हो गई है, उसी तरीके से बुलडोजर भी बंद हो जाएगा। वरना ये झूठ बोलना बंद करो। कितने पैसे खर्च कर रहे हो, कितने पैसे तुम कलेक्ट कर रहे हो, इसके अलावा फायदा क्या हो रहा है मॉब लिंचिंग का? मैंने इसीलिए मैं हर चीज को एग्जाम्पल देके सबूत के साथ बोलता हूँ। मॉब लिंचिंग रोज हो रही है, रोज, और गाइडलाइंस हैं मजबूत। ले लो, जाओ गाइडलाइंस का माला बनाओ और पहन के घूमो। मैं बड़े हैरान हो गया अगर चुप हो गई हो, क्योंकि जो आखिरी चीज़ मैंने सुनी वो तो सरकार क्या होती है? सरकार में सबसे महत्वपूर्ण जो इदारा होता है वो कैबिनेट होता है। सरकार का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर सरकार का नुमाइंदा होता है, मतलब चीफ मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर होता है, ठीक है? तो मैंने तो एक सरकार को बोलते हुए सुना है वो शब्द जो आरएसएस और बीजेपी बुलवाती है। मैंने तो अपनी आंखों से टेलीविजन पे एक आरएसएस के डायरेक्ट आदमी को, चाहे वो सरकार, एक आरएसएस की सरकार को बोलते हुए ये सुना है कि उनका जो एजेंडा है उसको सही बताया। उसको मैंने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और ये लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या, एक जो आरएसएस की सरकार है उसके मुंह से ये सब बातें सुनी है। और उसके उस हाउस में मैंने ये अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना है कि सब मेज़े थपथपा रहे थे। एक भी व्यक्ति में जो आरएसएस के खिलाफ भी होगा उस हाउस के अंदर ही, और होंगे बहुत सारे, इतनी जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सारे ही आरएसएस के लोग थोड़ी हैं बड़ी संख्या में। एक भी नॉन आरएसएस के व्यक्ति की, एक एमएलए की हिम्मत नहीं हुई कि उस व्यक्ति को रोक के बोलता कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मैंने ये देखा है। अब आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? कौन सी भारत जोड़ो वाले एक सेक्युलर, ये आरएसएस भारत जोड़ने देगी कभी भी? आरएसएस हावी है, कांग्रेस के ऊपर भी हावी है, आज भी हावी है। और मैं ये डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस का मेरा एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है। मैं ये सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये दो वजह से हो रहा है। एक, हिमाचल की सरकार गिरने वाली है, इसीलिए ये इतना बड़ा मुद्दा, जो मुद्दा ही नहीं था, खुद एक सरकार ने, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर ने उठाया। सरकार गिरने वाली है, कुछ एमएलए तोड़ के ये सुक्खू की सरकार गिराने वाले हैं। दूसरा बड़ा एक हमला जो होने वाला है ना, ये इन इलेक्शंस पे हो रहा है। अब मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि एक मेजर कम्युनिटी है, राहुल गांधी जी को 99 सीटें जिताने में मेजर कम्युनिटी है, उसके दिल पे आज क्या गुजर रही होगी? हरियाणा में मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत वोट हैं, उसके दिल पे आज क्या गुजर रही होगी? कश्मीर में तो मेजॉरिटी मुस्लिम वोट्स की है, उसके दिल पे आज क्या गुजर रही होगी कि उनके दोनों, हरियाणा और कश्मीर दोनों हिमाचल के पड़ोसी राष्ट्र हैं, मतलब प्रदेश हैं। हरियाणा प्रदेश भी हिमाचल प्रदेश के बराबर में है और कश्मीर प्रदेश भी हिमाचल प्रदेश के, मैं उसे यूनियन टेरिटरी नहीं, प्रदेश ही बोलूँगा, क्योंकि मैं आर्टिकल 370 को इलीगल मानता हूँ आज भी, हटाने को। तो अब ये दोनों पड़ोसी राज्यों में क्या होगा? इसका असर कम से कम इतना तो होगा ही ना, आरएसएस का फायदा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कांग्रेस के लिए जितनी तादाद में वोट करने जाना चाहते, यहाँ तो बीजेपी को भी हराना है और ईवीएम को भी हराना है, वो उतनी तादाद से कुछ कम तादाद में जाएंगे, ये नुकसान तो होगा ही ना। दूसरा नुकसान ये होगा कि वायनाड में भी अनाउंस हो गया प्रियंका गांधी का, ठीक है, कैंडिडेचर। वहाँ कितनी संख्या में मुस्लिम वोट हैं, उनके दिलों पे आज क्या गुजर रही होगी कि इस कांग्रेस को जितने हमने लाठी गोली, हमारी ख्वातीन ने लाठियाँ, गालियाँ, जूते, चप्पल खाकर, पिटाई खा के जाके जिस कांग्रेस को, जिस इंडिया गठबंधन को जिताया है, वो हमारे साथ ये कर रही है। क्या होगा वायनाड के लोगों में? क्या प्रियंका गांधी को ज़्यादा वोट देंगे या कम वोट देंगे? ये आप मुझे बता दीजिए। ये साजिश हो रही है, और इसमें ना सिर्फ जो लोकल कांग्रेस है, सुक्खू
की जिम्मेदारी है, उसकी खुद की सरकार गिर रही है, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मिस्टर राजीव शुक्ला की। ही इज़ द इंचार्ज एज फार एज माई नॉलेज गोज। राजीव शुक्ला इंचार्ज हैं और उनके संबंध आरएसएस से कितने प्रगाढ़ हैं या नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जग जाहिर बात है। तो ये समझ लें, हिमाचल की सरकार गिरने वाली है। हम लोगों का काम तो यही है ना कि हम, क्योंकि इसलिए आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो संविधान ख़त्म करके देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हम तो इसलिए अपनी समझ से और अपनी जानकारी से, और हमारे पास जानकारी अच्छी खासी हर जगह की होती है, ये एडवांस में मैं आज नोटिस दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को कि राजीव शुक्ला साहब को थोड़ी लगाम कसें, उनके ऊपर नज़र रखें पैनी। और दूसरा, हिमाचल की सरकार गिरने वाली है। वायनाड के और हिमाचल के और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में नुकसान करने के लिए ये स्टेटमेंट जानबूझ के आरएसएस ने दिलवाई।